हेलो एवरीवन। हम करें थर्मोडायनेमिक्स फॉर CSIR नेट एंड गेट और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीट इंजन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट इंजन क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कार्नोट हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं। इन सब को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हीट इंजन है एक ऐसा सिस्टम होता है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इसमें क्या होगा कि इसमें वर्किंग सब्सटेंस किसी सोर्स से जो कि हायर टेम्परेचर पे है हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से उस हीट के कुछ पार्ट को वर्क करने के लिए यूज़ करेगा और उसके बाद रिमेनिंग हीट को वो सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ये बेसिक वर्किंग है हीट इंजन की। इसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स, इसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। सोर्स at temperature T1, working substance may be liquid or gas, or sink at lower temperature T2। यहाँ पे क्या होगा, सोर्स जो कि हायर टेम्परेचर पे है। अब जब हम वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस की तरफ कुछ एनर्जी फ्लो करेगी, जिसको हम हीट बोलते हैं। सपोज वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को सोर्स से एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस इस हीट का कुछ पार्ट वर्क करने के लिए यूज़ करेगा और रिमेनिंग जो एनर्जी है जो कि हीट की फॉर्म में ही है उसको सिंक में रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे सपोज Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक में रिजेक्ट की गई है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहाँ पे टोटल हीट कितनी थी, Q1 थी, उसको यूज़ किया गया है, उसके कुछ पार्ट को वर्क करने के लिए यूज़ किया गया है और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिंक में एमिट कर दिया गया है, सिंक में रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट को सिंक में रिजेक्ट किया गया है, तो हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2। अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें कि वर्किंग सब्सटेंस ने कितना काम किया है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, Q1 माइनस ऑफ Q2। यहाँ पे जो Q1 था, Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय working substance from source and Q2 क्या है यहाँ पे, Q2 is amount of heat rejected to sink at temperature T2। और यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है वो लेस रहेगा टेम्परेचर T1 से। ओके। और अगर हम बात करें कि एफिशिएंसी क्या होती है हीट इंजन की, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एफिशिएंसी को समझने के लिए सपोज कर लेते हैं हम लोगों को 4 घंटे फ्री दिए गए हैं और इन 4 घंटों में हम लोगों ने डिफरेंट काम किए। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ देर टीवी देखा, कुछ देर मोबाइल चलाया, कुछ देर बुक्स पढ़ी, कुछ देर हम लोग खेले। तो इस गिवन टाइम में हम लोगों ने इस टाइम का कितने फ्रैक्शन
यूज़फुल तरीके से यूज़ किया है, यानी कितने फ्रैक्शन हम लोगों ने इस टाइम को सही ढंग से यूज़ किया है, उसको हम उसकी एफिशिएंसी बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर वर्किंग सब्सटेंस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, तो वर्किंग सब्सटेंस ने इस Q1 अमाउंट में से कितने फ्रैक्शन हीट को यूज़फुल तरीके से यूज़ किया है, उसको हम इसकी एफिशिएंसी बोलेंगे। मैथमेटिकल अगर टर्म में हम बात करें तो इट इज़ मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। क्योंकि हम लोग फ्रूटफुल वही चीज़ समझते हैं ना कि उसका कितना पार्ट हमारे काम आया, काम क्या आया है हमारे, कि उस वर्किंग सोर्स ने कितना काम किया है, वही हम कह सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। तो एफिशिएंसी क्या होती है हीट इंजन की? इट इज मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे वर्क डन कितना था W डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब कितनी थी Q1। तो यहाँ से हम लोगों ने वर्क की वैल्यू निकाली थी, तो क्या आई थी Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस Q2 बाय Q1, सॉरी यहाँ 1 आएगा। तो ये क्या रहेगी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन की ही एक टाइप है। इसको कार्नोट ने बनाया था और ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। जब हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे, तब हम लोगों ने देखा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनके दौरान हीट लॉस बहुत ही कम होता है। तो अगर किसी सिस्टम का हीट लॉस या फिर एनर्जी है जितनी, उसका लॉस अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब उस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्नोट हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है और हीट इंजन के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसलिए इसको आइडियल हीट इंजन भी बोलते हैं। जैसा हम लोगों ने हीट इंजन में पढ़ा था कि हीट इंजन के 3 पार्ट होते हैं, सेम वही कार्नोट हीट इंजन के भी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है उसका सोर्स एक आइडियल हीट रिजर्वोयर होता है। विथ इन्फिनिटी हीट कैपेसिटी at temperature T1। यानी जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं कार्नोट हीट इंजन के अंदर, वो एक आइडियल हीट रिजर्वोयर है और उसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है और उसका टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे इन्फिनिटी हीट कैपेसिटी का मतलब यही है कि अगर हम इससे कितनी भी हीट ले लें, इसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है कार्नोट हीट इंजन का, वो है सिंक क्या है, एक आइडियल हीट रिजर्वोयर है। विथ इन्फिनिटी हीट कैपेसिटी एट टेम्परेचर T2। यहाँ पे जो सिंक यूज़ कर रखी है
कार्नोट हीट इंजन में वो क्या है, एक आइडियल हीट रिजर्वर है जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है और उसका टेम्परेचर T2 है। इन्फिनिटी हीट कैपेसिटी का मतलब है चाहे हम इसको कितनी ही हीट दे दें, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है वो लेस रहेगा टेम्परेचर T1 से। और जो थर्ड पार्ट है कार्नोट हीट इंजन का वो है वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस यूज़ कर रखा है वो है एक आइडियल गैस है और इसको एक सिलेंडर के अंदर फिल कर रखा है। जो सिलेंडर ले रखा है उसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स हैं और जो इसका बेस है वो एक कंडक्टिंग बेस है। गैस इसके अंदर आइडियल। ओके, और जो यहाँ पे एक पिस्टन यूज़ कर रखी है, पिस्टन भी जो यूज़ कर रखी है वो एक इंसुलेटिंग पिस्टन है और इंसुलेटिंग और फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे इंसुलेटिंग वॉल और इंसुलेटिंग पिस्टन करने का फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पे जो लॉस होगा हीट का टू द सराउंडिंग वो लगभग 0 के बराबर रहेगा। यानी हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी 0 रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो वॉल्स यूज़ कर रखी हैं सिलेंडर के वो इंसुलेटिंग है और इंसुलेटिंग ही पिस्टन यूज़ कर रखी है। कार्नोट हीट इंजन की वर्किंग को हम पीवी डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या 3 कंपोनेंट थे इसके। इसमें एक था वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स एंड सिंक। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको सोर्स के कांटेक्ट में लेके आते हैं जो कि टेम्परेचर T1 के ऊपर है। क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस और सोर्स का टेम्परेचर अलग अलग है तो सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस की तरफ कुछ एनर्जी मूव करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। सपोज इस टाइम पे जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने केवल अमाउंट ऑफ हीट को सोर्स से एब्जॉर्ब किया है। अब क्या है कि ये जो हीट है वो इस गैस को एक्सपेंड करेगी। अब ये गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है क्योंकि हमारा वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट लेता जा रहा है और हमारी गैस एक्सपेंड होती जा रही है। उस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा और क्या रहेगा, T1 रहेगा। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या है, अभी गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो हमारा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कौन सा होता है, आइसोथर्मल। और गैस क्या करी है, एक्सपेंड करी है। तो हम इसको पीवी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल है और वो एक्सपेंड करी है तो इसको हम पीवी डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे गैस क्या करी है, एक्सपेंड करी है। उसके बाद क्या किया, इस गैस को सोर्स से हटा के इंसुलेटिंग बेस पे रख दिया। ओके, इस गैस को इंसुलेटिंग बेस पे रख दिया। और अब क्या किया, क्योंकि यहाँ पे इस गैस को बाहर से कोई हीट नहीं मिल रही है और फिर भी ये गैस एक्सपेंड करती जा रही है। अगर ये गैस एक्सपेंड करती जा रही है तो ये कैसे एक्सपेंड कर रही है, तो ये गैस क्या कर रही है, इसके जो खुद की इंटरनल एनर्जी है उसको यूज़ करेगी और अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे फिर से गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। बट कैसे एक्सपेंड कर रही है, बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। और हमें पता है जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है तो उस टाइम सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा अब वो डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे हीट क्या है, कॉन्स्टेंट है। कितनी अमाउंट ऑफ हीट यूज़ कर रखी थी इसने, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने यूज़ कर रखी थी। और
अब यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, और वो प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहाँ पे गैस क्या करी है? एक्सपेंड कर रही है, तो क्या हो जाएगा? ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो हम इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था? T1। और यहाँ पे ये क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और यहाँ पे हीट कितनी है? Q1। अब क्या किया थर्ड स्टेप में फिर से इस सिलेंडर को हम लोगों ने सिंक के साथ कनेक्ट कर रखा है, और अब क्या किया कि ये गैस जितनी एक्सपेंड हुई थी ना, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। अब हम लोग इस गैस को पिस्टन की हेल्प से कंप्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी? कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी। सपोज कर लिया Q2 अमाउंट ऑफ हीट इस प्रोसेस में जनरेट हो रही है, तो ये जो हमारा सिस्टम है वो इस हीट को सिंक में रिजेक्ट कर देगा। और हमारे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट टेम्परेचर यहाँ पे कितना था? अब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। सपोज कर लिया इसका जो टेम्परेचर था यहाँ पे T2 है, अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज नहीं हो रहा ना, क्योंकि जितना भी चेंज आएगा वो हीट की फॉर्म में आ रहा है, और हीट सारी की सारी किस में रिजेक्ट कर रखी है? Q2 सिंक में रिजेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और क्या था? T2 था। और यहाँ पे फिर से प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया? टोटल आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसमें जो टेम्परेचर है T2 वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे क्या आ जाएगा? प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज। ओके, तो ये यहाँ से इस साइड, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ओके, अब थर्ड स्टेप में फिर से हम लोगों ने क्या किया? इस सिलेंडर को यहाँ से सिंक से हटा के हम लोगों ने फिर से इंसुलेटिंग बेस पे रख दिया, और इसकी वॉल्यूम अब कहाँ तक आ चुकी थी? यहाँ तक आ चुकी थी। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको फिर से कंप्रेस किया, यानी जितना हम लोगों ने सिंक में रखने पर कंप्रेस किया था, उसके बाद हम लोग उसकी उतनी वॉल्यूम से फिर से इसको कंप्रेस कर रहे हैं। सपोज कर लिया मैंने इस वॉल्यूम तक इसको कंप्रेस किया। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे फिर से हीट जनरेट हो रही है, बट यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है ये इसको सिंक में एमिट नहीं कर पा रहा है। तो अब इस हीट का ये क्या करेगा? इसकी हीट की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, और इसकी ओरिजिनल स्टेट, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 आ जाएगा, और हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो फिर से इसकी इनिशियल स्टेट को गेन कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको कार्नोट ने बनाया था। ओके, अब यहाँ पे फिर से क्या है? हीट इस सिस्टम की क्या है? कांस्टेंट है। फिर से हमारा क्या हो जाएगा प्रोसेस? हम यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। एट हीट Q2, और ये क्या था? आइसोथर्मल कंप्रेशन एट टेम्परेचर T2। ओके, अगर हम इस कर्व को अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो आइसोथर्मल वाला कर्व है इसका स्लोप कम है, और जो एडियाबैटिक वाला कर्व है इसका स्लोप ज़्यादा है। वो कैसे है? कि क्योंकि हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है वो, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम यहाँ से इसका स्लोप निकाले तो क्या आ जाएगा, पी डी वी। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ से अगर मैं डी पी बाई डी वी की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो कितनी आ रही है, डी पी डी वी इस साइड चला जाएगा, डी वी इसके डिवाइड में आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस पी बाई वी। ओके, यानी स्लोप क्या आ रहा है, माइनस पी बाई वी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं फिर से क्या लूँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वो क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वो क्या रहेगी, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे जो गैमा है वो क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो कितना आएगा, डी पी डॉट वी गैमा प्लस गैमा वी गैमा माइनस 1 डी वी डॉट पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है और यहाँ से फिर से मैं अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ डी पी बाई डी वी की, तो वो कितनी आ रही है, गैमा माइनस ऑफ गैमा पी बाई वी। ये इक्वेशन 2 ले लेती हूँ और ये इक्वेशन 3 ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करती हूँ तो हम पाएंगे कि जो स्लोप है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इसको आइसोथर्मल लिख लेते हैं और इसको एडियाबैटिक लिख लेते हैं, तो हम पाएंगे कि जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो क्या है, गैमा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसीलिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप डिक्रीज कर रहा है वो स्लोली डिक्रीज कर रहा है और जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है वो एकदम शार्पली डिक्रीज कर रहा है। कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। फॉर ए कार्नोट साइकिल Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 बाई Q2 बाई Q1। ये होती है एफिशिएंसी किसके लिए, हीट इंजन के लिए, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन भी एक हीट इंजन ही है तो इसकी एफिशिएंसी भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, यानी Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, तो कितना आएगा 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये रहेगा एफिशिएंसी फॉर कार्नोट हीट इंजन। अगर हमें कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और इस फैक्टर को अब अगर हम लोगों को मिनिमाइज करना है तो T2 की वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा और T1 की वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। सपोज कर लिया जो T2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, और T1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। तो उस टाइम पे हमारे जो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और ऐसा ही एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया था कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब ऑप्शन दे रखे थे कि जब टेम्परेचर T2 डिक्रीज किया जाए, टेम्परेचर T2 इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर T1 डिक्रीज किया जाए, टेम्परेचर T2 डिक्रीज किया जाए, इस तरह से था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कब किया जा सकता है, जब T2 की वैल्यू मिनिमम हो और T1 की वैल्यू मैक्सिमम हो। उस टाइम पे कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो क्या होगी, 1 होगी। ओके, और जो हमारे अगर हम बात करें एफिशिएंसी
एफिशिएंसी को अगर हमें एरिया के टर्म में निकालना है तो हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर थी, वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो हम लोगों ने जब वर्क डन को डिस्कस किया था उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पीवी डायग्राम दे रखा है तो इस पीवी डायग्राम में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों को पता है वर्क का फॉर्मूला क्या था कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, सॉरी एरिया अंडर द साइकिल। ओके, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, इसको डी लिखते हैं। तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल ए बी सी डी ए, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड वो किसके बराबर आ जाएंगे, एरिया अंडर कर्व ए बी। ओके, एक बार हम लोगों को जो पीवी कार्नोट साइकिल का जो कर्व दे रखा था वो पीवी कर्व ना दे के पीवी साइकिल ना दे के एक टीएस साइकिल दिया गया था कि यानी टेम्परेचर और एंट्रोपी का साइकिल दिया गया था। उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा टेम्परेचर एंट्रोपी साइकिल है फॉर कार्नोट इंजन। तो हम लोग यही सीखेंगे कि पीवी डायग्राम को हम कार्नोट साइकिल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम लोगों को पता है कि जो पीवी डायग्राम था फॉर कार्नोट साइकिल वो क्या था, पी वी, यहाँ पे ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर T1 हीट Q1, टेम्परेचर T2 हीट Q2। ओके, अब हम लोगों को पता है अगर हम क्या लें ए बी सी डी। ओके, अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हीट एब्जॉर्ब की थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी यहाँ एस है, सॉरी टी है और यहाँ पे ये एस है। अगर हम बात करें पीवी डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो आइसोथर्मल है, इसका मतलब क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब की थी सिस्टम ने वो कितनी एब्जॉर्ब की थी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की थी और टेम्परेचर कितना था, T1 था। तो हम लोगों को पता है कि एंट्रोपी किसके बराबर होती है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू Q1 बाय T1। यहाँ पे जो टेम्परेचर था, हीट थी, वो मैक्सिमम हीट थी ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1 है और एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, Q1 बाय T1। ओके, अब ये जो सेकंड प्रोसेस था, सेकंड प्रोसेस में एक एडियाबैटिक प्रोसेस था। एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी रहेगी, चेंज इन एंट्रोपी रहेगा, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट कांस्टेंट थी। अगर हीट कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन हीट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ और एंट्रोपी अगर चेंज जीरो है तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। तो यहाँ पे इस वैल्यू पे ये क्या थी, कांस्टेंट थी। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा था, T1 से T2। यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट क्या है, T1 है और ये टेम्परेचर लिमिट क्या कर लेते हैं, T2। अगर हम बात करें कर्व C से D कर्व की, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है और वो कितना है, T2 है। और इस टाइम पे जो हमारा सिस्टम है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस है, वो सिंक को Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है। अगर वो हीट रिजेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, यानी उस वर्किंग सब्सटेंस में से कुछ हीट जा रही है, तो जब भी
हीट डिक्रीज़ होती है या फिर किसी भी सिस्टम से निकलती है तो हम क्या लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं ना। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे Q2 है, Q2/T2। तो हमारी क्या रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, और वो कितनी है, T2 है। और एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी ड्यूरिंग द कर्व C एंड D। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या करिए, डिक्रीज़ करिए, और इसकी वैल्यू कितनी है, Q2/T2। ओके, और जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, T2। अगर हम बात करें कर्व D2A की, तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, कांस्टेंट है। और हीट अगर कांस्टेंट है बट टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम T2 टू T1। अगर हीट कांस्टेंट है तो इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम T2 टू T1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीवी कर्व है वो TS कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी फॉर्म क्या रहेगी, ये। ओके, और हम इसमें आपको कुछ एक और पॉइंट याद करने हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ TS डायग्राम इज सेम एज ऑफ PV डायग्राम। मतलब जितना एरिया इस साइकिल ने PV डायग्राम में लिया था उतना ही एरिया हमारा इस साइकिल का रहेगा ऑन TS डायग्राम। यानी एरिया ऑफ साइकिल ABCDA is equal to area of cycle। ये कितना आएगा, सपोज के लिए ये है A डैश B डैश C डैश D डैश। क्या एरिया ऑफ साइकिल, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश। ओके, और सपोज कर लिया फिर से कि Q2 क्या है, Q2 क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, और वो किसके बराबर आएगी, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन TS डायग्राम। Q2 कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ साइकिल A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश। ओके, और Q1 क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व A डैश B डैश। सो एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे ये वर्क आएगा। ओके, तो यहाँ पे एफिशिएंसी किसके बराबर थी, वर्क डिवाइड बाय Q1। तो हम कह सकते हैं वर्क कितना है, एरिया ऑफ साइकिल A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कर्व A डैश B डैश। अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिंक से किसी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उस हीट को सराउंडिंग में एमिट या फिर रिजेक्ट कर देता है। तो उस डिवाइस को बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटर। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम लोगों ने फ्रीज में रख रखा है, तो वहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है, कोई भी गैस है, वो क्या करेगी, वो गैस उस सब्सटेंस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम ने उस सब्सटेंस के ऊपर कुछ काम किया है। तो हम टोटल हीट अगर उस सिस्टम की कितनी थी, Q2 थी, और W हम बोल दें कि हमारे सिस्टम ने उस सब्सटेंस के ऊपर काम किया है, और तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी अब कितनी आ जाएगी हमारे पास, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब करी है उस सब्सटेंस से, और इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए उसने वर्क कितना किया है, W। ये वर्क मतलब उसने एब्जॉर्ब करने और उसको रिजेक्ट करने दोनों में इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी कि कितनी टोटल हीट उसने सराउंडिंग या फिर सोर्स को एमिट की है, तो वो कितनी आ जाएगी, Q1 मान लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ से हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस ऑफ Q2। ओके,
जैसे हम हीट इंजन के अंदर एफिशिएंसी निकालते हैं, वैसे ही हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन, सॉरी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सिंक divided by total amount of work done। ओके, अब यहाँ पे इसने इस रेफ्रिजरेटर में कितनी हीट एब्जॉर्ब की है सिंक से, वो कितनी थी? Q2, और वर्क कितना है? W। तो हम कह सकते हैं कि Q2 किसके बराबर आ जाएगा? Q1 माइनस ऑफ Q2। अगर मैं यहाँ से ऊपर नीचे से Q2 कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं Q2 कॉमन लेती हूँ तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू बीटा। ओके, अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो क्या आएगा कि बीटा, यहाँ पे जो बीटा है, बीटा किसके बराबर आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइड बाई Q2 माइनस ऑफ 1। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देती हूँ, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? 1 ऐड किया, और यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो कितना आ जाएगा? ये वाली कितनी आ जाएगी हमारी? Q1 डिवाइड बाई Q2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई Q1 बाई Q2 माइनस ऑफ 1। यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे से Q1 डिवाइड बाई Q2 अगर कॉमन निकालती हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 डिवाइड बाई 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। ओके, अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है? 1 बाई 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या फिर हीट इंजन के बराबर है, ये वाला फैक्टर, तो हम इसको ईटा लिख सकते हैं। तो हमारा ये फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई ईटा। और अगर हम इसको ईटा की फॉर्म में लिखें तो ईटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई 1 प्लस बीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एक बार डायरेक्ट पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू।